हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो कि सीआरपीएफ की तरफ से पैरामेडिकल स्टाफ के लिए तथा ट्रेड्समैनों के लिए जो वैकेंसी ग्रुप बी व ग्रुप सी के लिए निकाली गई है, उनके फॉर्म को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हाल ही में नोटिफिकेशन निकला है, ये 20 जुलाई से ओपन होने वाला है। और दोस्तों, ये जो ऑनलाइन मोड में ना होकर के ऑफलाइन मोड में रखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये प्रॉब्लम आ रही है दो सभी को कि जो ये नोटिफिकेशन आया है, इसमें हमें एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। चलो, एप्लीकेशन डाउनलोड करना मैं बता दूंगा, तो इसे फिलअप किस तरीके से करना है, तो इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों, जो डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया है वो किसका मांगा गया है, इंडियन पोस्ट ऑफिस का मांगा गया है। उसके बारे में भी हम सारी जानकारी लेंगे, किस तरीके से हमें ये फॉर्म भरना है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, सभी तरीके की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फॉर्म ऑनलाइन मोड में ना होकर के ऑफलाइन मोड में है। तो आपको सारे स्टेप बखूबी देखने हैं बिना वीडियो को स्किप करे हुए। क्योंकि दोस्तों, ऑनलाइन जो फॉर्म होता है हमारा, उसमें क्या है कि एक जब एग्ज़ाम टाइम आता है उससे पहले हमें स्टेटस चेक करने के लिए दिया जाता है हमारा फॉर्म का। लेकिन ये ऑफलाइन मोड में है, तो इसका कोई भी हमें स्टेटस चेक करने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर फॉर्म में कुछ गलत हो गया तो फॉर्म को रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद में दोस्तों, आपको इसके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको इस रिक्वायरमेंट सेक्शन पर आ जाना है। देखिए, रिक्वायरमेंट सेक्शन, ये हमारा रिक्वायरमेंट सेक्शन है, और यहाँ पे आप इसे व्यू ऑल पर करके देखेंगे। व्यू ऑल पर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने व्यू ऑल पर किया, यहाँ से अगली पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। जैसे ये विंडो ओपन हुई, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखिए ये जो हमारा अगला स्टेप आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, सीरियल नंबर 1 का जो ऑप्शन है, ये क्या है, नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ से। देखिए, यहाँ पे व्यू डिटेल के नाम से दिखाई दे रहा है, तो इस व्यू डिटेल पर यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद में आपको व्यू डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ पर आप इसके नोटिफिकेशन बार पर पहुँच जाएंगे। तो आपको ये नोटिफिकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है, इसको आप यहाँ से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, मैंने क्लिक किया और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ये अब डाउनलोड हो चुका है और यहाँ से ओपन हो रहा है। जैसे ही ये ओपन हो जाता है दोस्तों, आपको सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ मिलने वाली है। देखिए, यहाँ से ओपनिंग डेट दिखाई हुई है। ओपनिंग डेट 20 है, 20 जुलाई, और क्लोजिंग डेट 31 अगस्त तक है। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट जो दी हुई है वो 20/12 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये एग्जामिनेशन कराने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से नीचे जाना है, और ये इसमें जो नीचे जाने पर आपको पेज नंबर 27, 28 और 29 तीनों को आपको प्रिंट करवा लेना है। देखिए दोस्तों, यही हमारा फॉर्म होगा, जो कि यहाँ पे पेज नंबर 27, 28 और 29 दिया हुआ है। ये देखिए, ये 27 पेज नंबर 27 है, ये पेज नंबर 28 है, और ये पेज नंबर 29 है। ठीक है, इन तीनों को आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। करवाने के बाद में दोस्तों, आपको इसे भरना कैसे है, ये मैं आपको अब आगे बताता हूँ। प्रिंट करवाने के बाद में दोस्तों, आपके सामने होगा इस तरीके का फॉर्म, जिसे आपको फिलअप करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि जिसे हम सीआरपीएफ कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का होगा, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 के लिए होगा। यहाँ से फिर आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको ग्रुप सी में आपको कांस्टेबल कुक के लिए डालना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कांस्टेबल कुक। अगर आपको आपको सफाई कर्मचारी के लिए डालना है, सफाई कर्मचारी, या फिर आप फर्दर
जैसे कि कोई नर्सिंग स्टाफ के लिए अगर डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट डाल के लिख दोगे, ठीक है। फर्स्ट में तो ये हो जाएगा। सेकंड में आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने जयपुर गलत लिख दिया है, जयपुर नहीं आएगा। ये मैं आपको आगे अभी जब एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा उसमें दिखाऊंगा कौन कौन से सेंटर है। तो दिल्ली मेरा यहाँ पे सही था, ठीक है। दो आपको सेंटर चूज करने पड़ेंगे, मैं आपको आगे दिखा दूंगा कौन कौन से सेंटर अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि जो कोई अप्लाई करना चाहता है उसका नेम यहाँ पे लिखना है। फिर चौथे कॉलम में आपको उसके पिताजी का नाम लिखना है। फिर पाँचवें कॉलम में आपको उसकी माताजी का नाम लिखना है। छठे कॉलम में अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी एप्लीकेंट है वो अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर देगा, ठीक है। 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद में आगे सात नंबर पर आपको मेल फीमेल आपको छांटना है, आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उसमें से आपको चूज करना है। फिर यहाँ आगे आपको 8वें नंबर पर आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं। 90 में आपको अपनी मेल आईडी डाल देनी है जिस तरीके से मैंने डाली हुई है। और फिर 10वां जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC जो भी है आपकी वो आप चूज करके डाल सकते हो। फिर आपको 11वां जो ऑप्शन है इसमें आपको अपना धर्म चूज करना है। आप मुस्लिम है तो मुस्लिम चूज कर सकते हो, हिंदू है तो हिंदू चूज कर सकते हो, जो भी हो वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर 12वें जो कॉलम है इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी हो तो आप यहाँ पे यस टिक कीजिए, अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो लिख सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर ये आपको छोड़ देना है, ये जब भी भरा जाता है जब आप अगर सरकारी कर्मचारी ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर भरना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको मैरिटल रजिस्ट्रेशन यानी कि विवाह की स्थिति आपको यहाँ पे दर्ज करानी होगी, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है। 15वें ऑप्शन में आपको नेशनलिटी यानी कि आप इंडियन हो, भूटान से हो, नेपाल से हो, जहाँ से भी हो आप वो यहाँ पे भर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हम जो आर्मी के लिए या फौज के लिए जो भी एप्लीकेशन आते हैं वो इंडियन, नेपाल और भूटान सब के सब एलिजिबल होते हैं, तो आप उसमें से यहाँ चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको 16वें नंबर पर यूटी यानी कि आपके स्टेट आपको चूज करना होगा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 17वें नंबर पर आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और रीज़न फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम, यानी कि आप अगर ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहाँ से एप्लीकेशन को पहुँचने में कुछ एक्स्ट्रा दिन चाहिए होते हैं तो वहाँ पे आप यहाँ पे उस जगह का नाम लिखिए। अगर आपको एक्सटेंड कराना है टाइम यानी कि आपको एक्स्ट्रा 7 दिन और दिए जाते हैं। अगर आपको ऐसी जगह पर कहीं पे रहते हो जहाँ से फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म है जो पहुँचने में टाइम लगता है, ठीक है, वो जगह यहाँ पे चूज कर सकते हो। अगर हो तो चूज कीजिए, नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 18वें ऑप्शन में क्या है, 18वें ऑप्शन में आपको अपनी हाइट देनी है, ठीक है। हाइट आपकी कितनी है, 170, 171, 72, 73 जो भी हो वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद में आपको चेस्ट के बारे में बताना है, अपना फिजिकल जो है आपको वो बताना है कि यानी कि देखिए अनएक्सपेंडेड जो बताई हुई है वो ये है कि अपनी जो छाती है वो बिना फुलाए कितनी बैठती है आपकी और फुला के कितनी बैठती है, ये आपको यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वेदर वेदर सीकिंग हाइट रिलेक्शन, अगर आप हाइट में कुछ छूट लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में एज में अगर कोई छूट चाहिए तो उसके लिए यस और नो का आपको चूज करना है कि जो आपको जो दी हुई है वो क्या है, 20 से 25 साल के लिए दी हुई है एज। तो आपको अगर इसमें कोई छूट चाहिए तो SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है और OBC कैंडिडेट वालों के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है। फिर उसके बाद में 21वें कॉलम में देखिए, 21वां कॉलम जो है हमारा यहाँ पे एज रिलेक्शन से रिलेटेड था। तो और फिर उसके बाद में इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन A B और C। ये है कि अगर आपको गुजरात में होने वाले दंगों में, जम्मू कश्मीर या फिर कहीं और जो जहाँ पे अगर किसी की मौत हुई हो तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है।
फिर 22वें नंबर में एक्स सर्विसमैन के लिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कीजिए। यस करके ये आपको सारी की सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर नहीं हो तो आप यहाँ पे नो करके इसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे 23वें नंबर के कॉलम में। 23वें नंबर में आपको अपनी एजुकेशन डिटेल डालनी होगी। दोस्तों आपने 10th कब पास की थी, किस स्कूल से पास किए, कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड है जिससे आपने पास की थी। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट के ऊपर जो सीरियल नंबर लिखे हुए होते हैं उसको डालना होता है। मैंने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे डाली नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 12th के लिए भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने सीरियल नंबर डालने दोस्तों, ना कि रोल नंबर, ठीक है। मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ होता है सीरियल नंबर। अगर ट्रेड्समैन है, ट्रेड्समैन के लिए 10th तक ही अवेलेबल है तो आप 10th तक ही भर सकते हैं। अगर आप नर्सिंग स्टाफ के लिए भरना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन भी लगानी पड़ेगी और उसमें कुछ डिप्लोमा मांगा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। अगर आपके पास में टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में 25वें कॉलम में क्या दिया हुआ है, पोस्टल एड्रेस, यानी कि जो आपका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। फिर उससे 26वें कॉलम में देखिए, 26वें कॉलम में आपको दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इसी तरीके से फिर 27वें में आधार कार्ड नंबर, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे रहने दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ढूंढा जाएगा जो कि 28 से 29 तक है। 28 से 28वें ऑप्शन से और आपको 31वें ऑप्शन तक जाना है, जिसमें सब के सब नो कर दीजिए इसे, ठीक है। फिर उसके बाद में आइए आप 32वें ऑप्शन पर। 32वां ऑप्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल ऑफ फ़ी पेड, यानी कि जो आपको यहाँ पे फ़ी जमा करानी है उसके बारे में आपको यहाँ पे डालना है। देखिए फ़ी आपके जर्नल और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे आपको फ़ीस जमा करानी होगी और SC ST वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है, इसे SC ST वाले खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद में यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है IPO BD नंबर, ठीक है। IPO का मतलब है इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक ड्राफ्ट नंबर, जो कि आपको यहाँ से बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। जो आप अमाउंट पे कराओगे वो आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे, पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद में आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा और उसका सीरियल नंबर यहाँ पे 6 अंकों का यहाँ डालना है। उसके बाद में आप यहाँ पे अमाउंट डालोगे, कितना अमाउंट आपने जमा कराया था और किस तारीख को आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया था वो यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपका लास्ट स्टेप आता है वो क्या है, आपके सिग्नेचर होते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर करना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अगर आप यहाँ पे साइन नहीं करते हो तो इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको थर्ड पेज मिलता है। थर्ड पेज में आपके लिए क्या है, यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है। डिक्लेरेशन में आपको लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद में यहाँ पे आई से आप अपना नाम स्टार्ट करना है। अपना नाम स्टार्ट करने के बाद में सन डॉटर ऑफ श्री, जो आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उनकी अपनी एज लिख दीजिए, जो भी आपकी एज है एप्लीकेंट की वो अपनी एज लिख देगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में वो किस जगह से बिलोंग करता है, उसकी डिस्ट्रिक्ट क्या है और स्टेट क्या है, सभी चीज़ यहाँ पे लिख देगा। लिखने के बाद में आपको लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने साइन जरूर करने हैं दोस्तों। क्या करने हैं, साइन जरूर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है अगर आपने साइन नहीं किया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको साइन कर देना है यहाँ पे अपना जगह जहाँ से आप बिलोंग करते हो और डेट जिस तारीख को आपने ये फॉर्म फिलअप किया है, यानी कि 20 तारीख से पहले आपको ये फिलअप नहीं करना है दोस्तों। फिलअप कर सकते हो लेकिन डेट आपको 20 तारीख के बाद की करनी है, क्योंकि ओपनिंग डेट अब 20 तारीख है। चलिए इतना करने के बाद में आपको क्या करना होगा, इतना करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, मैं ले आया हूँ अब आपको नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की, जो कि मैंने आपको फॉरम में सबसे पहले बताया था कि एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से चूज आप कर सकते हो। तो देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो हमारे हैं वो हमारे पास में कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली हमारे पास में 9 एग्जामिनेशन सेंटर है, ये सभी क्या है एग्जामिनेशन सेंटर है। देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, जम्मू कश्मीर है, प्रयागराज है, अजमेर है, नागपुर है, मुजफ्फरपुर है और पालमपुर है, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी जगह पर आप अपना एग्जाम सेंटर चूज करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट में बताया था, मैंने जयपुर गलती से लिख दिया था, उसे मैं काट करके दोबारा से सही कर लूँगा। और आपको इन 9 जगहों पर से आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं हम अपनी फ़ीस के बारे में। देखिए फ़ीस क्या क्या है, देखिए ग्रुप बी के लिए अगर आप भरना चाहते हो तो एग्जामिनेशन फ़ीस होगी आपकी 200 रुपीज़, कितनी होगी 200 रुपीज़। और ग्रुप सी के लिए अगर आप जो कि ट्रेड्समैनों के लिए है और
जो कि पैरामेडिकल पे जो भरना चाहते हैं वो क्या है, वो ग्रुप बी में आते हैं, और जो उसके अलावा जितनी भी सारी पोस्ट हैं वो सारी किस्मती ग्रुप सी में आती हैं। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप बी में भरना चाहते हो तो आपके 200 रुपीज़ लगेंगे, और अगर आप ग्रुप सी में भरना चाहते हो तो 100 रुपये आपको देने होंगे। SC ST के लिए कोई फीस नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, इतना करने के बाद में फिर आगे देखिए दोस्तों, जो कि आप इस फॉर्म को फिलअप करके जिस लिफाफे में आप भेजोगे उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ में लगाने हैं वो देख सकते हो। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्या, सबसे पहले हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके बाद में एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने यहाँ पे एजुकेशन फिलअप की है उसका आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा, इसके साथ में संलग्न करना होगा। और एज प्रूफ के लिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए आप या तो अपनी मार्कशीट रहेगी, इसके अलावा आप अपना आधार कार्ड प्रिंट आउट करवा करके उसे भी उसमें संलग्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों, ये एक्स सर्विसमैन के लिए ये वाला भी ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए है। और यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट, जो कि जर्नल वालों के लिए होता है, अगर वो EWS से है तो EWS सर्टिफिकेट वो भी संलग्न करना होगा उसे। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको दोस्तों ये फॉर्म कहाँ पे भेजना कहाँ पे है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपको अपने नोटिफिकेशन के पेज नंबर 15 पे आना है। पेज नंबर 15 में आपको 7वां पॉइंट जो दिया हुआ है, इसमें आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है कि इसे कहाँ पे भेजना है। तो देखिए, इसे भेजने का जो एड्रेस है वो कहाँ पे, ये 7वां कॉलम में देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 लिफाफे लेना है, एक छोटा एक बड़ा, जिसमें छोटे वाले में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें डाल देने हैं और उसके साथ में 2 फोटो और लगा देने हैं, यानी कि 3 फोटो आपको टोटल लगाने। एक फ़ोटो अपने फॉर्म पर चिपकाना है और 2 फोटो उसके साथ में संलग्न करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको उस फॉर्म को छोटे वाले लिफाफे में पैक करके बड़े वाले लिफाफे के अंदर धर देना है। धरने के बाद में आपको जो एड्रेस भरना है वो क्या भरना है। देखिए, सबसे पहले टॉप पर आप फॉर्म के टॉप पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ से देखिए इस जगह से और यहाँ तक ये जो एड्रेस है, ठीक है, ये 2 लगा करके आप इसे DIG ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल विलेज बंगोरसिया टालकू हुजूर, तो इस जगह पर आप इसे भेज देंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट दी हुई है भोपाल और इसका जो पिन कोड दिया हुआ है वो देख सकते हो। पिन कोड क्या दिया हुआ है, 462045। यहाँ पे आपको इसे 2 लिख करके यहाँ पे टाइप कर देना और फॉर्म में आपका अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है, इतना करने के बाद में दोस्तों आपको 30 से 35 रुपये के आपको अपने जो फॉर्म होगा उस पर टिकट लगा देने हैं और टिकट लगाने के बाद में इसे सेंड कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट्स करके कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। अगर आपको ना अच्छा लगे तो क्या कर सकते हैं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे मैं आपको ग्रुप बना करके सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक यू।